हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। लास्ट क्लास में हमने कूलॉम नियम के बारे में पढ़ा था इन इलेक्ट्रोस्टैटिक यानी कि स्थिर वैद्युतिकी के अंदर। आज का जो टॉपिक है बेटा वो है वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलॉम्स लॉ, यानी कि कूलॉम नियम का सदिश निरूपण। ठीक है, अब हमें वेक्टर फॉर्म की रिक्वायरमेंट क्यों हुई? तो वेक्टर फॉर्म की रिक्वायरमेंट इसलिए पड़ी कि जो हमारा इक्वेशन आया था फोर्स का इन कूलॉम लॉ, ठीक है, तो वो केवल किसको रिप्रेजेंट करता है? एक मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करता है, परिमाण को रिप्रेजेंट करता है कि कितना फोर्स अप्लाई हो रहा है। बट अगर हमें कौन सा चार्ज किस चार्ज पर कितना फोर्स अप्लाई कर रहा है, वो किस डायरेक्शन में है, तो डायरेक्शन को कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या रिक्वायरमेंट होगा? उसका वेक्टर रिप्रेजेंटेशन करना जरूरी होता है। ठीक है, अब आपने एक इक्वेशन ये पढ़ी है कूलॉम लॉ में, F = K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। इस इक्वेशन को आपको माइंड में रखना है, ये फोर्स की इक्वेशन है। अब वेक्टर रिप्रेजेंटेशन के लिए हमें क्या करना है? सपोज दो चार्ज लिए हमने, एक Q1 चार्ज है सपोज और एक Q2 चार्ज है। ठीक है, इस ओरिजिन पॉइंट O से इसका पोजीशन जो वेक्टर है वो R1 वेक्टर ये मान लिया, और इस Q2 चार्ज का पोजीशन वेक्टर है वो है R2 वेक्टर, यानी कि इसकी जो स्थिति को रिप्रेजेंट करता है पोजीशन वेक्टर को हम बोलते हैं स्थिति सदिश। अब दोनों चार्ज के बीच में कुछ ना कुछ क्या होगा? गैप है, यानी कि डिस्टेंस है, R डिस्टेंस होती है ये सपोज। अब देखो, अब Q1 के कारण Q2 पर कितना फोर्स अप्लाई हो रहा है। अब दोनों ही आपके कैसे चार्ज हैं? लाइक चार्ज, यानी कि एक ही जाति के चार्ज है, प्लस प्लस। तो Q1 के कारण Q2 पर कितना फोर्स अप्लाई होगा और Q2 के कारण Q1 पर फोर्स कितना अप्लाई होगा। तो सबसे पहले हम कैलकुलेट करते हैं Q1 के कारण Q2 पर अप्लाइड फोर्स। तो इसकी जो डायरेक्शन होगी हमेशा एक्सिस लाइन के अकॉर्डिंग होती है, अक्रॉस। तो ये डायरेक्शन होगी इधर, तो Q2 पर लगेगा, तो इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे F21। पहले इस फोर्स की बात करते हैं। अब कितना इस फोर्स को डिस्प्लेस होना पड़ा इस पॉइंट से इस पॉइंट की तरफ, तो कहने का मतलब इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे R12 की फॉर्म में, कि इस डायरेक्शन में इतना इसको डिस्प्लेस, इतना कवर करना पड़ा डिस्प्लेसमेंट। तो पहले ये वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। तो यहाँ हम लिखेंगे फर्स्ट पॉइंट, फोर्स applied on Q2 charge due to Q1, यानी कि Q1 के कारण Q2 पर कितना फोर्स लगा। Q1 के कारण Q2 आवेश पर बल। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो इस इक्वेशन को याद रखना है, कूलॉम। तो देखो इसको कैलकुलेट कर रहे हैं, तो F21 = K Q1 Q2 अपॉन R किस पे लग रहा है? 2 पे लग रहा है फर्स्ट के कारण। तो यहाँ लिखेंगे 1/2 स्क्वायर डॉट। अब देखिए ये तो रिप्रेजेंट करेगा इसका मैग्नीट्यूड। अब हमें डायरेक्शन को शो करने के लिए हम क्या करेंगे? एक यूनिट वेक्टर लगा देते हैं जिसको हम बोलेंगे R12, जो कि ये डिस्टेंस रिप्रेजेंट हो रही है इससे। इसको आगे हम सॉल्व करें तो ये हो जाएगा F21 = K Q1 Q2 अपॉन R12 स्क्वायर डॉट। अब देखो आर कैप क्या रिप्रेजेंट करता है? मैग्नीट्यूड ऑफ, यानी मैग्नीट्यूड यूनिट वेक्टर है ये डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है।
और यूनिट वेक्टर का जो डायरेक्शन होता है वो सिंगल एक ही डायरेक्शन होगा कोई ना कोई, यानी कि फोर्स कहीं ना कहीं एक ही डायरेक्शन में लग रहा है। तो इसकी एक इक्वेशन है जिसको आपको पता है, आर कैप इज इक्वल टू आर वेक्टर अपॉन आर का परिमाण, यानी कि मैग्नीट्यूड ऑफ जो भी आपका वेक्टर है। अब इसको रिप्रेजेंट करेंगे तो कितना हो जाएगा, आर कैप 1 2 इज इक्वल टू, ये कितना हो गया, आर 1 2 वेक्टर अपॉन आर 1, इतना ही हो गया ना। ये ऐसे इस वैल्यू को यहाँ शिफ्ट करो तो ये कितना हो जाएगा, आर वेक्टर 1 2 अपॉन आर 1 2, इतना ही हुआ ना। अब देखो ये स्क्वायर है, ये सिंगल है, तो ये कितना हो जाएगा नीचे क्यू, तो इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं F21 इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन R12 का होल क्यू डॉट R वेक्टर 1 2। तो यहाँ पे हमें ये वाली वैल्यू आ गई, कितना डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, फोर्स कितने डिस्टेंस को कवर कर रहा है, ठीक है ना, एक तरीके से एक ही डायरेक्शन में। तो ये वैल्यू हम यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं बाय यूजिंग वेक्टर एडिशन, यानी कि ट्राइंगल लॉ के थ्रू, ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो ट्राइंगल लॉ क्या होता है, तो आपने पढ़ा है कि सपोज कोई ये वेक्टर है, ये आपका वी वेक्टर है जो कि सीक्वेंस में एक दूसरे से कनेक्ट है, कि इसके हेड पर, ए वेक्टर के हेड पर वी वेक्टर का टेल कनेक्ट है। तो इसको क्लोजिंग जो एज करेगी, जो वेक्टर करेगा, वो हमेशा इसके रिजल्टेंट को रिप्रेजेंट करता है, और रिजल्टेंट का जो वैल्यू है वो किसके इक्वल होगा, दोनों वेक्टर के सम के इक्वल होता है। ये हमने पढ़ा हुआ है 11th क्लास में। तो यही अप्लाई हमें यहाँ करना है। तो देखिए ये इधर से इधर डिस्प्लेस हो रहा है फोर्स, तो ये डायरेक्शन बन गई आपकी। तो इस ट्राइंगल को लो यहाँ पे कंसीडर करते हैं ये, तो देखो R1 ये डायरेक्शन प्लस R12 इज इक्वल टू, ये इसकी अपोजिट डायरेक्शन हो गई, और ये हो गया R2 वेक्टर। तो R12 की वैल्यू अगर हम यहाँ से कैलकुलेट करें तो कितना हो जाएगा, ये इधर शिफ्ट कर दें, R2 माइनस R1, ये इतनी वैल्यू हो गई, इसको यहाँ शिफ्ट करो तो ये कितना हो गया, F21 इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन R12 होल क्यू डॉट, ये हो जाएगा R2 माइनस R1। तो ये एक इक्वेशन हमें मिलती है इसमें। इसको सपोज हम मान लें इक्वेशन नंबर फर्स्ट, जब इधर फोर्स अप्लाई हो रहा है। अब हम क्या करेंगे, Q2 चार्ज के कारण Q1 पर कितना फोर्स अप्लाई हो रहा है, तो इसकी डायरेक्शन किधर होगी, इधर, तो इसको हमने क्या बना दिया इधर, तो ये हो गया F12। अब डायरेक्शन चेंज हो गई ना, रिपल्सिव फोर्स अप्लाई हो रहा है एक तरीके से। तो देखो अब इधर फोर्स अप्लाई हो रहा है, तो इसका मतलब इधर से इधर की तरफ फोर्स लग रहा है, तो डायरेक्शन इसकी किधर होगी, इधर की तरफ कितना डिस्प्लेसमेंट करना पड़ रहा है। तो ये कितना हो जाएगा आपका R21, कितना हो जाएगा ये R वेक्टर 21। सेम जैसे हमने ये अप्लाई किया है ऐसे इसको अप्लाई करेंगे, तो इसका जो वैल्यू हमें मिलता है वो कितना मिलेगा, F12 इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन R21 होल क्यू R1 माइनस R2। ये इक्वेशन मिलेगी जब इसको हम कैलकुलेट करेंगे, सेम ऐसे ही ट्राइंगल लॉ अप्लाई करके। अब देखिए बाई इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से हमें क्या मिल रहा है कि यहाँ पर इनका मैग्नीट्यूड तो सेम है, बट इनकी जो डायरेक्शन है, देखो यहाँ है R2 माइनस R1 और यहाँ है R1 माइनस R2। अगर माइनस हम कॉमन ले लेंगे तो सेम इक्वेशन बन जाएगी आपकी, बनेगी नहीं बनेगी। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, F21 इज इक्वल टू माइनस F12। तो ये मैग्नीट्यूड तो सेम होता है फोर्सेस का, बट उनकी जो डायरेक्शन होती है वो एक दूसरे की क्या होती है, अपोजिट होती है। तो ये एक लॉ का फॉलो करता है जिसको हम बोलते हैं थर्ड लॉ ऑफ मोशन, ठीक है ना। एक्शन रिएक्शन फोर्स आप लोगों ने पढ़ा है, लॉ पढ़ा है 11th क्लास में न्यूटन के लिए, तो ये उसी का फॉलो करता है, F21 इज इक्वल टू माइनस F12। तो इस तरीके से हम डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो बहुत ही अच्छा टॉपिक है, थोड़ा ध्यान दें
ठीक है, एग्जाम में पूछा जाता है। तो एक तो कूलॉम इक्वेशन को याद रखना आपको कि फोर्स की इक्वेशन कितनी आती है, तो ये तो केवल एक मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करेगी, बाकी इस तरीके से जो हम इसका ड्राइव करेंगे तो वो क्या रिप्रेजेंट करेगा, वो कौन सी डायरेक्शन में वो फोर्स अप्लाई हो रहा है। ओके, तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।